नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। समलैंगिक जोड़ों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। उन्होंने केंद्र सरकार को समलैंगिकों के अधिकारों के लिए उचित कदम उठाने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्य बातों पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज का यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान पीठ के 5 जजों का एक मत से एक फैसला यह आया है कि विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। संविधान पीठ ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है। यह भी कहा है कि शादी का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। समलैंगिक जो कपल है वो बच्चा भी गोद नहीं ले सकते, ये भी संविधान पीठ ने कहा है। गोद लेने के मुद्दे पर 3-2 के बहुमत से फैसला किया गया है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि समलैंगिकों के अधिकारों की पहचान के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। कुछ कानूनी अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए। उत्तराधिकार पर भी विचार करें। साथ ही संयुक्त बैंक खाते खोलने पर भी विचार किया जाए। बीमा पॉलिसियों में भागीदार भी नियुक्त किया जाए। इस तरह की सुविधाओं पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो आज संविधान पीठ के इस महत्वपूर्ण फैसले में सामने आई हैं। और हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा के सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपने 2 टूक कहा था कि स्वतंत्रता और समानता के नाम पर कई लोग समलैंगिक विवाह को सही ठहरा रहे हैं, जिस पर फैसला होना चाहिए, लेकिन अदालत में ना हो, संसद में हो। तो इस लिहाज से आज के फैसले पर आपकी टिप्पणी, जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये विधायिका का कार्यक्षेत्र है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य कदम है। मैंने राज्यसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। ये संसद में डिबेट हो, अगर कोई कानून बनाना या नहीं बनाना है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, ये फैसला संसद कर सकती है। और मुझे खुशी है कि सर्वसम्मति से और आज सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के प्रस्ताव को, पिटीशन को खारिज कर दिया है। और साथ ही जैसा भी आपने बताया कि जो एडॉप्शन है उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं वो एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें संशोधन करने का पिटिशनर मांग कर रहे थे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में ट्वीक करने का उनका कोई इरादा नहीं है जी। और ये जो डोमेन है ये संसद का डोमेन है, कानून बनाने का जो डोमेन है। क्योंकि जो सेम सेक्स के लीगलाइज करने वाले लोग मांग कर रहे थे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर संशोधन किया जाए और उसमें उनको अनुमति दी जाए, उनके विवाह को मान्यता दी जाए जी। तो मुझे खुशी है कि देखिए, जो भारत की जो कल्चरल ईथोस हैं, उस कल्चरल ईथोस में विवाह को एक पवित्र संस्था माना गया है। और जिसमें ये कंसेप्ट है कि बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल विमेन, इसी के यूनियन को विवाह की मान्यता दी गई है जी। वो चाहे कोडिफाइड पर्सनल लॉ इस्लाम हो या अनकोडिफाइड पर्सनल लॉ इस्लाम हो या हिंदू कोडिफाइड स्टैट्यूटरी लॉ हो, किसी में भी किसी भी धर्म में सेम सेक्स मैरिज को ये मान्यता नहीं है जी। और देखिए, भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है और इसलिए मुझे खुशी है कि उन्होंने सुप्रीम भारत सरकार का जो दलील थी उसको स्वीकार किया है। और भारत के कल्चरल इथोस को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया है। तो ये आज का जो फैसला आया है सुशील जी, आप मानते हैं कि जो डाइवोर्स जी, जो शक्तियों का पृथकीकरण की बात लगातार की जाती है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, क्या उसके लिए आज का फैसला एक मिसाल बन सकता है? नहीं, मिसाल बन ही सकता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया। तो इसलिए जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और के बीच का जो एक सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको ध्यान में रखकर कहा कि ये संसद का अधिकार क्षेत्र है, संसद इसके बारे में निर्णय करे। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके बारे में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करेगी। और चूंकि स्वयं भारत सरकार ने कहा था कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं या जो लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उसके बारे में विचार करने के लिए और कैबिनेट सेक्रेटरी या कोई अलग अन्य कमेटी का गठन किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये भारत के कल्चरल इथोस और भारत की जो मान्यताएं हैं उसके अनुरूप ये निर्णय है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। एक आखिरी सवाल सुशील जी, अब गेंद जो है सरकार के पाले में आ गई है, आपके हिसाब से संसद में अब क्या करना चाहिए? क्योंकि आप शुरू से कहते रहे कि अधिकार संसद का है, लेकिन आपने कहा कि अभी इसका समय नहीं आया है, तो कब समय आएगा और सरकार को इस पर क्या रुख लेना चाहिए? डिबेट हो सकती है। नहीं, सरकार ने तो देखिए स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख क्लियर स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का यही स्टैंड है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भारत सरकार का रुख है। अब पार्लियामेंट में डिबेट होगी कि नहीं होगी, कब होगी और क्या होगी, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। तो डिबेट होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि संसद इसके संबंध में और किसी प्रकार का कोई कानून बनाने का काम आज के संदर्भ में करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुशील मोदी ने ये आवाज़ उठाई थी कि ये अधिकार जो है ये संसद का होना चाहिए, कोर्ट इसका फैसला नहीं कर सकती। हमारे साथ हितेश जैन भी जुड़ गए, वरिष्ठ वकील। हितेश जी, आप किस तरह से देखते हैं आज का ये जो फैसला आया है? हम सुशील मोदी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये जो मांग की जा रही थी इसका समय अभी नहीं आया है, और इस लिहाज से आज का जो फैसला है वो चाहे शक्तियों के पृथक्कीकरण का यानी सेपरेशन ऑफ पावर का की बात हो या फिर संसद को ही यह अधिकार हो कानून बनाने का, इसको लेकर के भी बिल्कुल राय अपनी स्पष्ट कर देता है। देखिए, आज का जो फैसला है ये एकदम एक हिस्टोरिक और प्रोग्रेसिव फैसला है। अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने दो प्रश्न थे। एक पहला प्रश्न था कि क्या विवाह का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है, और दूसरा जो था कि स्पेशल मैरिज एक्ट की जो सुशील मोदी जी बात कर रहे थे, तो उस प्रोविजन में कैन सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन दैट प्रोविजन, या उसमें वो रीड कर सकते हैं कि समलैंगिक विवाह आर अलाउड अंडर दैट प्रोविजंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट रूप से फैसला दिया है कि जहां तक विवाह का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात, स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोविजन जिसके लिए ये पिटिशनर्स गए थे कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वो अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे तो आप भारत को 50 साल पीछे ले जाएंगे, और जो अधिकार काफी इंटरफेथ कपल्स या काफी लोगों को मिला है जो पर्सनल लॉ के नीचे शादी नहीं करते हैं, आप उनके राइट्स ले लेंगे। और तीसरी बात, जहां तक मैरिज और जहां तक विवाह के बारे में कोई भी डायरेक्शन या लेजिस्लेशन, इसका अधिकार जो है ये संसद को ही हो सकता है, क्योंकि ये जो स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं इसमें सिर्फ कोर्ट के डिक्लेरेशन से काम नहीं होगा, इसमें काफी पहलुओं पर विचार करना होगा। तो ये फोरम जो है ये संसद का फोरम है। तो यही सब इस फैसले को अगर आप पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो इसमें आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की भी बात आ जाती है, जुडिशरी के भी पावर की बात आती है, एंड इसको हम कहते हैं ये सही मायने में जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है, ना कि जुडिशियल एडवेंचरिज्म हुआ है। ठीक है, तो हितेश जी, स्पेशल मैरिज एक्ट को असंवैधानिक न मानना, विवाह के अधिकार को मूलभूत अधिकार न मानना, एक तरह से जो केंद्र सरकार का रुख था कि विवाह जो एक सामाजिक व्यवस्था है और सरकार इस पर कुछ नियम बना सकती है, इस पर किसी अन्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि सरकार की एक तरह से बात जो है वो मानी गई है? बिल्कुल, स्पष्ट रूप से सरकार के जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे वो भी माने गए थे। पर अखिलेश जी, मैं एक और बात आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक बात की तरफ। सरकार ने इस मामले में बड़े सेंसिटिविटी को नजर रखते हुए एक कहा था कि ये मामला जो है इट इज नाइदर फॉर और अगेंस्ट एलजीबीटी कम्युनिटी, यस, ये समलैंगिक के अगेंस्ट में या फॉर का मैटर नहीं है। इनको अगर राइट्स मिल, सरकार की सिर्फ यही बात थी कि इनकी अगर राइट्स मिलनी चाहिए तो इनको पार्लियामेंट से मिलनी चाहिए, इसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए, और पार्लियामेंट इज अ करेक्ट फोरम टू गिव देम द राइट्स, ना कि कोर्ट से। जो पिटिशनर्स थे वो कोर्ट में आ रहे थे, उनका कहना था कि पार्लियामेंट को आप भूल जाओ, पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सेक्शन 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है, उनको सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो ये जो उनके जो चैलेंजेस थे, जिसको सरकार ने कहा था कि ये करेक्ट वे ऑफ चैलेंज नहीं है, इस तरह से आप काफी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। बिल्कुल हितेश जी, आप जो अधिकार की बात कह रहे हैं, मैं उसी पे आना चाहता हूं कि विरासत की बात करें या गोद लेने की बात, इनको अगर आप छोड़ दें तो जो प्रावधान विषम लैंगिक विवाह में है, लेकिन बाकी कई अन्य फायदे देने की बात तो हो ही रही है। सरकार की कमेटी बनाने की बात हो रही है, अन्य फायदे देने की बात हो रही है, ज्वाइंट बैंक खाता हो, राशन कार्ड हो, पेंशन, ग्रेच्युटी के फायदे, ये तमाम फायदे देने की बात, और ये भी बात कि उनके साथ भेदभाव किसी भी सूरत में ना हो। सो अखिलेश जी, जैसे मैंने कहा था, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था दिस इज नॉट अ फॉर एंड अगेंस्ट एलजीबीटी कमिटी।
सरकार ये भी कहती है कि नवतेज सिंह में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसके द्वारा इनको राइट्स दिए गए, सरकार उस राइट्स का भी सम्मान करती है। और जब सरकार कहती है कि जब सम्मान करती है, सरकार ने ही प्रपोज किया था कि हम एक कमिटी बनाएंगे और कमिटी तय करेगी कि इनको कौन से अधिकार मिलने चाहिए, कैसे बराबर मिलना चाहिए। तो ये बात सरकार ने ही कोर्ट के सामने रखी थी और ये बात को भी यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कमिटी का गठन किया जाए और उस कमिटी ने स्टडी करना चाहिए कि किस तरह से उनके राइट्स को रिकग्निशन देके ये राइट्स उनको मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हितेश जी इस तमाम चर्चा के लिए। और हमारे साथ संहिता मजूमदार और निकिता प्रकाश ये भी जुड़ रही हैं। आप दोनों का भी स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही पूछना चाहेंगे सबसे पहला तो क्या आपको आज का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, निराशा तो कहीं नहीं है, क्योंकि जो मांग थी कि इसको कानूनी दर्जा दिया जाए वो बात मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है? ये हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक घड़ी है। हम जो हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे थे इतने सालों से, जो अधिकार हमको पार्लियामेंट से इतने सालों से नहीं मिली है, आज जिसके लिए हमने अपनी जुडिशरी का दरवाजा खटखटाया, वो हमें दरवाजा आज हमारे लिए बंद हो गया और वो पार्लियामेंट की तरफ फिर से भेज दिया गया, जिस पार्लियामेंट से हमको सेक्शन 377 के डिक्रिमिनलाइज होने के इतने सालों बाद भी उस पार्लियामेंट से हमको अपने राइट्स नहीं मिले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। और सच कहें तो ये भी है कि ऐसे नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी और जस्टिस पॉल जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ शादी नहीं, सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट को चेंज करने की बात नहीं, उन्होंने सिविल यूनियन के बारे में भी काफी चर्चा की, इस बारे में कि हमको काफी सारी राइट्स मिले। और बट मेजॉरिटी जजमेंट से, मेजॉरिटी वर्डिक्ट से हमको आखिर में अपना हक नहीं मिल पाया और ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है आज। लेकिन एक जो दूसरी बात आज के फैसले से साफ हुई है वो ये कि आपके अधिकारों की रक्षा करना, भेदभाव किसी भी तरह से समाज में ना हो, जो आपके अधिकार है उनका पूरी तरह से पालन किया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाने की बात भी है। तो क्या ये बात आपको आश्वस्त करती है कि जो समाज का नज़रिया था इस पूरे मुद्दे को देखने का वो बदलेगा और जो स्वीकृति है वो ज़्यादा बढ़ेगी समाज में? 7-7 के 8 साल हो गए और उसके बाद हम काफी आशा, ये माइक थोड़ा आप अपने पास ले आएंगे तो आवाज़ तो आपकी स्पष्ट आएगी, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ जी। काफी आशा थी हमें सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी फेवर में जजमेंट आएगा और सेक्शन 377 के बाद अगर ये जजमेंट का हम इंतजार कर रहे थे तो हम भी सोचते कि देश प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और हमें समझ रहा है और हम जैसे लोगों को अब एक जैसे ट्रीट कर रहा है। इक्वालिटी की जो ये लड़ाई है उसमें हम जीत रहे हैं, बट ये जजमेंट आने के बाद हम पीछे जा रहे हैं। ये देश आगे तरफ नहीं जा रहा है। आज सिर्फ एलजीबीटी नहीं है, ये आज का ये जजमेंट हमारे पूरे देश को काफी हद तक पीछे लेके गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये इस वजह से नहीं कि जो थोड़ी देर पहले आपके स्पीकर बता रहे थे कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को शादी की मान्यता नहीं दी जा सकती है। और ऐसे नहीं है कि इस पूरे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में किसी भी समय में जजेस ने ये जजमेंट इसीलिए विथहोल्ड किया कि ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है। बार बार यही बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ, और एक ही वजह से ये चूक पड़ गई। आज हमें ये हक नहीं मिला कि जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो इंफ्रिंजमेंट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लॉ मेकिंग कैपेसिटी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो शायद अब आपकी उम्मीद पार्लियामेंट से होगी कि पार्लियामेंट से आपको न्याय मिलेगा, आपके हक में कानून बनेगा। इस बारे में एक आमरा भी पॉलिटिकल पार्टी से बनेगी। संक्षेप में ये आशा ही आज हम रख सकते हैं कि
जी, अब माइक आप उन्हें दे दीजिए, उनकी आवाज़, क्योंकि एक ही माइक है तो इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही है। हाँ। हमारी जंग जारी रहेगी, लेकिन यही डर है कि पता नहीं कितना समय लग जाएगा। ठीक है। 5 साल हो गए और ये नेगेटिव जजमेंट आया। अभी हमें पता नहीं जब ये पार्लियामेंट में जाएगा, जब कमिटी का डिस्कशन होगा, और पता नहीं कितने साल गुजर जाएंगे इस। ठीक है, शुक्रिया आपका संगीतिका मजूमदार और निकिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने के लिए। और देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का। गगनयान मिशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों के साथ आज एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से 2040 तक चांद पर पहला भारतीय भेजने का लक्ष्य तय करने को कहा है। साथ ही 2035 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने को भी कहा है। HLV-M3 के 3 मिशनों समेत करीब 20 बड़े परीक्षणों की योजना भी बनाई गई है। इस पूरे मामले को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव बागला। भारत तैयारी कर रहा है गगनयान मिशन की। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इसरो तैयारी में है गगनयान मिशन के लिए। गगनयान मिशन में भारत के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, भारत के अपने रॉकेट से, और श्रीहरिकोटा से ये एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अभी तक 3 ही देश हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। पहला था रशिया या सोवियत रशिया, USSR। उसके बाद अमेरिका ने भेजा एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में। फिर 2003 में चीन ने भेजा अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को। 2003 के बाद कोई और देश नहीं है जिसने कि अपने बलबूते पे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। अंतरिक्ष में जाने के लिए एक रॉकेट की ज़रूरत होती है, वहाँ सर्वाइव करने के लिए एक क्रू मॉड्यूल की ज़रूरत होती है। जो रॉकेट भारत यूज़ करेगा गगनयान में वो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसका एक मॉडल यहाँ दिख रहा है। इसको ह्यूमन रेटिंग की गई है और इस रॉकेट को ही अच्छी तरीके से पुख्ता बना के श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उसी तरह से जब अंतरिक्ष में भेजेगा रॉकेट तो एस्ट्रोनॉट कहाँ बैठेंगे? एस्ट्रोनॉट बैठेंगे ऐसे एक क्रू मॉड्यूल में। इस क्रू मॉड्यूल को भारत ने ही बनाया है और इसरो के वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है, और इसका जो शेप है वो बड़ा अपना एक अलग शेप होता है, और एक क्रू मॉड्यूल में भारत के 3 एस्ट्रोनॉट बैठ सकते हैं। गगनयान मिशन में ऐसी तैयारी की जा रही है कि एक बारी में एक क्रू मॉड्यूल में 3 अंतरिक्ष यात्री 1 हफ्ते तक अंतरिक्ष में रह के वापस आ सकें। लेकिन ह्यूमंस को भेजने के पहले कई टेस्ट होने हैं। भारत पहला कदम रख रहा है गगनयान का। टेस्ट होना है एक क्रू एस्केप सिस्टम का। अंतरिक्ष में भेजा जाएगा एक रॉकेट से क्रू मॉड्यूल को, नॉन प्रेशराइज्ड, और उसको ऐसी कंडीशन बनाई जाएगी जिससे कि उसको अबॉर्ट किया जाए और फिर बंगाल की खाड़ी में उसको उतारा जाए। इस तरह के कई टेस्ट होने हैं, और अंत में 2 टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें कि पूरी तरह से रॉकेट और क्रू मॉड्यूल वैसा ही होगा जैसा कि गगनयान में जब भारतीय एस्ट्रोनॉट बैठेंगे वैसा ही हो। और अगर वो दोनों टेस्ट सक्सेसफुल हुए उसके बाद ही भारत के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। क्रू मॉड्यूल के अंदर एक खास तरह का स्पेस सूट पहन के अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं, और वो स्पेस सूट भारत ने इस बारी रशिया से मंगा लिया है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था बनाने का और हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो पहले तो रशिया का स्पेस सूट यूज़ होगा, और पहला मिशन जो है उम्मीद करी जा रही है कि 2024 के अंत या 2025 में करीब
होगा जिसमें कि पहली बारी भारत की धरती से एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये क्यों कर रहा है भारत गगनयान? भारत गगनयान का प्लान जो है इसलिए बना रहा है कि कहीं ना कहीं जब 1.4 बिलियन की आबादी वाला देश हो और आने वाले टाइम में सस्टेन्ड प्रेजेंस आउटर स्पेस में रखनी हो, या चांद पे रिहाइश करनी हो, या मार्स पे रिहाइश करनी हो, तो भारत और भारतीय लोग पीछे ना रह जाएं। गगनयान उसी की तरफ तैयारी में है। 4 एस्ट्रोनॉट्स डिजिग्नेट किए गए हैं जिनका सिलेक्शन किया गया है। ये 4 एस्ट्रोनॉट इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स हैं, और क्योंकि टेस्ट पायलट्स इस वक्त भारत के जो थे वो सारे आदमी थे, तो इस वक्त सारे हमारे एस्ट्रोनॉट जो हैं वो मेल हैं, अभी कोई फीमेल नहीं है। लेकिन इसरो कहता है आने वाले टाइम में जब टेस्ट पायलट की कैडर में लेडीज़ भी आ जाएंगी, औरतें भी आ जाएंगी, तो उनको भी अकोमोडेट करा जा सकता है। तो पहला मिशन जो होगा उसमें कहीं ना कहीं भारत के इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट जाएंगे। श्रीहरिकोटा से इस रॉकेट से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसके ऊपर क्रू एस्केप सिस्टम लगा होगा, ह्यूमन रेटेड होगा, ऐसे क्रू मॉड्यूल में बैठ के अंतरिक्ष में जाएंगे। अंतरिक्ष का 400 किलोमीटर के ऊंचाई पे एक ऑर्बिट में उनको रखा जाएगा और फिर वापस धरती पे लाया जाएगा। और अल्टीमेटली स्प्लैश डाउन जो है, जो उतरना होगा वो पैराशूट से या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में होगा। तो भारत का जो गगनयान मिशन है ये एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, और उम्मीद करी जा रही है कि भारत को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर भारत ने ये कर लिया तो ऐसा करने वाला दुनिया में भारत चौथा देश होगा। चंद्रयान में भी भारत ने जब चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग की तब भारत चौथा देश बना, और चंद्रयान ने भारत को ऐसा जोड़ा था जैसा कभी नहीं देखा गया। उम्मीद करी जा रही है कि गगनयान भी भारत को वैसे ही जोड़ेगा, और उससे भारत के वैज्ञानिकों को और भारतीय लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं अगर कभी धरती को छोड़ना पड़े तो भारत के पास अपने रॉकेट, अपना क्रू मॉड्यूल और अपनी ताकत होगी। तैयारी है गगनयान मिशन की। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा पहला चरण पूरी तरह से तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को इस रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। भारत की सबसे एडवांस्ड आरआरटीएस रैपिड एक्स ट्रेन सर्विस 20 अक्टूबर को लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं ट्रायल रन्स यहाँ पर चल रहे हैं। ये पहली तस्वीरें हैं आरआरटीएस ट्रेन सेवा की, रैपिड रेल ट्रेन सेवा की, जिसका नाम रैपिड एक्स दिया गया है। और ये ट्रेन सेवा जो है पहले चरण में करीब 17 किलोमीटर की जो दूरी है साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच, उसे सिर्फ 15 से 17 मिनट में पूरी करेगी। और इसमें 6 कोचेस लगाए गए हैं, विशेषकर एक कोच महिलाओं के लिए होगा। ये एक चार्ट है जो इस पूरे ट्रेन नेटवर्क का एक चार्ट है। आप देख सकते हैं ये मोदीपुरम डिपो स्टेशन से शुरू होके धीरे धीरे मेरठ नॉर्थ, उसके बाद दौरली से लेकर गाजियाबाद, साहिबाबाद, आनंद विहार से होते हुए जंगपुरा तक जाएगी। लेकिन ये पूरी ट्रेन जो ये 82 किलोमीटर की जो दूरी है इन स्टेशंस के बीच, वो पूरी तरह से जो ऑपरेशनल है वो जून 2025 को होगा, यानी उसमें अभी वक्त है। फिलहाल 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और वो उद्घाटन करेंगे।
और अब हम पहली बार रैपिड रेल जो ये ट्रेन है इसमें इंटर कर रहे हैं और एक बहुत ही हाईटेक बोगी है, ये कोच है, आप देख सकते हैं। इसमें बैठने का विशेष इंतज़ाम किया गया। आमतौर पर जो सीटें यहाँ पर हैं वो दिल्ली मेट्रो से बहुत अलग हैं और आप देख सकते हैं ये शताब्दी ट्रेन जैसा अनुभव होगा आपको। इसमें बैठने के लिए विशेष इंतज़ाम होगा यात्रियों के लिए, क्योंकि ये सफ़र जो है वो थोड़ा लंबा है। और आप देख सकते हैं जो लोग जिनको सीटें नहीं मिलेंगी उनके लिए भी यहाँ पर खड़ा होकर यात्रा करने के लिए सुरक्षित तरीके से इंतज़ाम किया गया है। फ़िलहाल ये गेट यहाँ पर खुला हुआ है और एंट्री पॉइंट पर भी लिखा है केवल महिलाएं। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो ये स्पेशल रैपिड रेल ट्रेन है इसके जो ऑपरेशनल स्टाफ हैं 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं, उनको विशेष तौर पर नियुक्त किया गया। अब ये ट्रेन चलने के लिए तैयार है, गेट्स बंद हो चुके हैं और यहाँ पर लिखा है दरवाज़ा खोलने के लिए हरी बत्ती जलने पर बटन दबाएं, यानी एक बहुत ही हाईटेक सुरक्षित व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है इस रैपिड रेल ट्रेन में। और 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस RRTS के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और उसके अगले दिन से ये सेवा पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। पहली रैपिड रेल ट्रेन जो है वो यहाँ से खुली है साहिबाबाद से और एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, एक ट्रायल रन जैसा आप मान सकते हैं। और ये इलाका मोहन नगर का इलाका है जो आमतौर पर बहुत कंजेस्टेड है अगर आप दिल्ली से कंपेयर करें गाज़ियाबाद को, और विशेषकर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे गाज़ियाबाद से आगे मेरठ तक तो जो ट्रैफिक कंजेशन है शहरों में वो लगातार बढ़ता जाएगा। और इसलिए इस RRTS सिस्टम के ज़रिए एक मॉडर्न अर्बन ट्रांसपोर्ट सेवा यहाँ पर शुरू की गई। आप देख सकते हैं ये कॉलोनीज़ हैं वसुंधरा गाज़ियाबाद की और कुछ ही मिनटों में हम मोहन नगर से कुछ आगे पहुँचेंगे गाज़ियाबाद स्टेशन की तरफ। अब हम महिलाओं के कोच से निकलकर दूसरे कोच में आए और यहाँ पर जो स्टेशंस हैं उसकी जानकारी डिजिटल स्क्रीन पर दी जा रही है। अब हम गाज़ियाबाद स्टेशन पहुँचने वाले हैं और आम लोगों को अलर्ट करने के लिए इस तरह के स्टिकर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। उंगलियाँ फंस सकती हैं, फिंगर्स मे गेट ट्रैप्ड। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित होंगी जिनको लेकर आप RRTS रैपिड रेल सेवा में सफ़र नहीं कर सकेंगे, उसको भी बहुत साफ तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और एक तरह का बहुत ही नया अनुभव होगा स्थानीय लोगों के लिए जब ये रेल सेवा 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका शुरुआत करेंगे। RRTS रैपिड रेल सेवा से मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम है। कोने कोने में भव्य पूजा पंडाल सजाए गए हैं। इनमें से कई तो बहुत ही अनोखे हैं। नॉर्थ 24 परगना के सोडेपुर में एक पूजा मंडप बनाया गया है जो ओपेरा हाउस की तरह है। और अब जाते जाते बात कर लेते हैं मौसम की। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों से तस्वीरें सामने आई हैं। केदारनाथ धाम में हेलीपैड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। केदारनाथ में 3 दिनों से लगातार मौसम खराब है। वहां हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर नजर आ रही है। श्रद्धालु बर्फ का मजा लेते नजर आए। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते मुगल रोड भी बंद है। और देश की बात में इतना ही। नमस्कार।